जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा एम्बेडेड सिस्टम। इसके सब्जेक्ट कोड की बात करें अगर तो KOE062 ये AKTU का कोड है। अदर यूनिवर्सिटी में इसका अलग कोड भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर इस यूनिट को डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको इसके कंप्लीट नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये बहुत ही डिटेल्ड नोट्स हैं, बट हम यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं जिन्हें एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर रखे हैं और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर स्टडी भी करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल में नोट्स है। पूरे यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। हमारा यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम है, इसका इंट्रोडक्शन है, द बिल्ड प्रोसेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, स्ट्रक्चरल यूनिट इन एम्बेडेड सिस्टम। ये कई सारे यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं ये सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो चलते हैं अपने यूनिट की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट। हमारा सबसे पहले जो टॉपिक होता है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज़ ए वे ऑफ वर्किंग। सिस्टम क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि हम कोई काम को सिस्टम से कर रहे हैं, तो क्या है कि एक वर्किंग का वे होता है ऑर्गेनाइजिंग और परफॉर्मिंग वन और मेनी टास्क अकॉर्डिंग टू ए फिक्स सेट ऑफ रूल, प्रोग्राम और प्लान। जब हमारे कई सारे टास्क होते हैं, कई सारे हमारे काम होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको सिस्टमेटिक करते हैं जिससे कि सारे काम जो हो सिस्टम से हो जाएं और वो उसमें हमारा जो उसका रिज़ल्ट निकले वो अच्छा रिज़ल्ट निकले, वो हमारा होता है सिस्टम। इट इज़ अरेंजमेंट इन विच ऑल द यूनिट कंबाइन टू परफॉर्म ए वर्क टुगेदर बाय फॉलोइंग सर्टेन सेट ऑफ रूल इन रियल टाइम कंप्यूटेशन। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए वे ऑफ वर्किंग, ऑर्गेनाइजिंग और डूइंग वन और मेनी टास्क अकॉर्डिंग टू फिक्स प्लान। इसकी पहले हमने यहाँ पर जो एक सिंगल लाइन में इसी की बात यहाँ पर की गई है। अगर हम बात करें एम्बेडेड सिस्टम की, एम्बेडेड सिस्टम की क्या डिफिनीशन होती है वो यहाँ पर दिया गया है। एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर। बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि बनाया जाता है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसमें हमारा हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें यहाँ पर क्या देखना है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। एन एम्बेडेड सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट। बेसिकली जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम होता है इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा हार्डवेयर होता है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमने पहले भी सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ चुका है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वहाँ पर हमने एक पूरा सब्जेक्ट ही देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर क्या है, हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक हमारा हार्डवेयर हो गया, जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। अगर हम लैपटॉप का एग्जांपल लें तो हमारे लैपटॉप में हमारा कीबोर्ड है, हमारा जो उसका स्पीकर है, हमारा और स्क्रीन है, ये सब क्या हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे अगर विंडो की बात करें तो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे मोबाइल में अगर देखें तो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बेसिकली क्या है, हमारा जो सिस्टम है मोबाइल अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है। लैपटॉप हमारा क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है। तो ये यहाँ पर बात की 3 चीज़ें कि हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। अगर बात करें कि हमारे जो एम्बेडेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम का। सबसे पहला जो हमारा होता है एप्लीकेशन एंड डोमेन स्पेसिफिक। बेसिकली जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। एम्बेडेड सिस्टम डू ए वेरी स्पेसिफिक टास्क, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। बेसिकली हम लोग जब कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है। ये नहीं कि हम किसी एक वर्क के लिए बनाए हैं एम्बेडेड सिस्टम तो हम उसको कई सारे अदर कामों में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन एम्बेडेड सिस्टम आर ऑप्टिमाइज फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। ये हमारा हुआ एक पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हमारा हो गया रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए कोई वर्क करना होता है तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा एम्बेडेड सिस्टम रिलायबल भी
होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अगर 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे अगर एक साथ काम करने की ज़रूरत पड़ जाए तो सिस्टम वर्क ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एम्बेडेड सिस्टम हैव टू वर्क फॉर 1000 ऑफ हावर विदाउट ब्रेक। हमें 1000 यहाँ पर हमने तो 10-12 की बात की, यहाँ पर तो 1000 की बात किया गया है कि अगर 1000 ऑफ हावर एक साथ काम करना पड़े तब भी हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम वहाँ पर वर्क करना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पर बात हुई रिएक्टिव की। रिएक्टिव का क्या मतलब है? रिएक्शन। रिएक्शन कब होता है? जब हमारा कोई वहाँ पर सेंसर का यूज किया गया होता है, तब हमारा वहाँ पर क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम रिएक्टिव होता है। एम्बेडेड सिस्टम आर ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद रियल वर्ल्ड थ्रू सेंसर एंड यूज़र डिफाइंड इनपुट डिवाइसेस। अगर हम बात करें जैसे हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम, हम कोई लिफ्ट में आप देखते हैं वहाँ पर गेट बंद होता है, आप वहाँ पर आगे अपना हाथ लगा देते हैं तो क्या है? गेट वहाँ पर रुक जाता है। वो क्या है? रियल वर्ल्ड थ्रू सेंसर से उसका वर्क करता है। सेंसर वहाँ पर आपके हैंड को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पर डोर को ओपन रखता है। तो ये क्या है? रिएक्टिव भी हमारा एम्बेडेड सिस्टम होना चाहिए। फिर हमारा आता है जो चौथा पॉइंट हमारा होता है रियल टाइम परफॉर्मेंस। रियल टाइम का मतलब क्या यहाँ पर हुआ? रियल टाइम, हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था जब हमने सेकेंड ईयर में थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि जब हमें कोई वर्क को करना होता है रियल टाइम में, वहाँ पर डिले नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या यूज किया जाता था? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे भी यहाँ पर भी होता है। ये क्या होता है? बेसिकली रियल टाइम सिस्टम ऑपरेशन मीन्स द टाइमिंग बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मीनिंग दैट द सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट इन ए नोन अमाउंट ऑफ टाइम। हमारा जो टाइम, अगर हमें कोई रिएक्शन वहाँ पर मिलना चाहिए, रिस्पॉन्ड मिलता है एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू, तो उसका टाइम हमें क्या हो? नोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब ये यहाँ पर अपना रिस्पॉन्ड देता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें कि इसका एग्जाम्पल बेसिकली कहाँ होता है? एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम सिस्टम मिसाइल, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, न्यूक्लियर प्लेन सेफ्टी सिस्टम। अब जैसे हमारा मिसाइल है, हमें मिसाइल लॉन्च करना है, हमारा दुश्मन का जहाज ऊपर जा रहा है, अब पता लगे कि हम यहाँ पर मिसाइल लॉन्च किए बट वो रियल टाइम में वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? वो हमारा मिसाइल क्या होगा कि इधर उधर जा सकता है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? हम वहाँ पर यूज करेंगे रियल टाइम परफॉर्मेंस वहाँ पर होना चाहिए एम्बेडेड सिस्टम का, जिससे कि वो टाइम डिले वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर प्लेन सेफ्टी सिस्टम, हम अगर बात करें जो हमारे कार के एयर बैग्स होते हैं, वहाँ पर भी एक तरह से हमारा रियल टाइम ही परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, तभी वहाँ पर हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम होगा, जो सिस्टम होगा, वो अच्छा कहलाता है। उसके बाद हमारा जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर अगर देखें, लोअर पावर कंजप्शन। अब पावर कंजप्शन, अगर हमारा कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसका पावर कंजप्शन भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होगी तो वो, अगर सिस्टम बहुत भी अच्छा हमने बना दिया, अब मान लीजिए हम अपने मोबाइल का एग्जाम्पल लें, अगर हमारा मोबाइल बहुत अच्छा है, हम आईफोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड के भी बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल आते हैं, तो अगर हम कोई सा भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बट अगर उसकी बैटरी लाइफ केवल 1 घंटे कर दी जाए तो वो क्या अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा। हम 1 घंटे के लिए बाहर गए, पता लगा हमारा मोबाइल ही पावर ऑफ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोअर पावर कंजप्शन भी यहाँ पर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेट थ्रू ए बैटरी। हमारे जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? बैटरी से ही ऑपरेट होते हैं। जो हमारे, अगर बात करें भाई, हमारा आएगा आगे स्टैंड एलोन सिस्टम। स्टैंड एलोन सिस्टम में हमारा क्या होता है? वहाँ पर हम लोग बैटरी का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक जगह पर स्टैंड रहता है, तो वहाँ पर हम लोग उसमें डायरेक्ट पावर कंजप्शन यूज कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। लेकिन जहाँ पर हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर तो हमारा लोअर पावर कंजप्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आया हमारा ऑपरेट इन हार्श इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेट इन हार्श इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम है, अगर हमारा कोई टफ कंडीशन आ जाए, कोई हमारा एक फेस ऐसा लाइफ का आ गया, जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें कि आपकी कोई गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड है, आपकी वैसे प्लेसमेंट भी नहीं लग रही है और ऊपर से वो क्या है, आपको छोड़कर चली भी जाए, तो वहाँ पर क्या हो गया? वो आपकी गर्लफ्रेंड क्या हुई? आपके हार्श कंडीशन पे फेल हो गई। तो ये ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम जो हमारा होना चाहिए वो हमारा ऑपरेट करना चाहिए हमारे हार्श कंडीशन में भी। हम बहुत ही हाई टेम्परेचर में कहीं चले गए तो वहाँ पर भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, वो वहाँ पर वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर फेल हो जाए। जैसे यहाँ पर दिया गया है लाइक हाई टेम्परेचर जोन, एरिया सब्जेक्ट टू वाइब्रेशन एंड शॉक्स ETC। तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी हार्श इन्वायरमेंट में हमारे एम्बेडेड सिस्टम को वर्क करना।
यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होती है एम्बेडेड सिस्टम की वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा यहाँ पर दिया गया है जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम। यहाँ पर बेसिकली इसका डिफरेंस बताना है कि जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है और एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पर क्या होता है। जो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ जेनरिक हार्डवेयर एंड ए जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर क्या हम लोग जेनरिक हार्डवेयर यूज करते हैं, जनरल वर्क हमें यहाँ पर अगर करना होता है तब भी हम यहाँ पर क्या है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर पहले भी पढ़ा कि एम्बेडेड सिस्टम हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। तो हम यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस हार्डवेयर भी यूज करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो भी क्या होगा हमारा यहाँ पर स्पेशल होगा, जिससे कि हम कोई स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करते हैं। इट कंटेन जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर क्या होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो भी सकता है और नहीं भी होगा। अगर होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करेगा। एप्लीकेशन आर अल्टरेबल बाय द यूज़र। यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन आर नॉट अल्टरेबल बाय यूज़र। बेसिकली यहाँ पर हमारा जो प्रोग्रामेबल होता है, हम यहाँ पर कोई भी जो हमारा एप्लीकेशन होता है हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हम उसको अल्टरनेट नहीं कर सकते हैं। और कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये हमें वन शॉट में पूरा चैप्टर को कंप्लीट भी करना है। तो कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से आपको और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा देखना है तो आप देख लीजिएगा। अब हमारा यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम हमने अभी देखा कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, अब हम यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे कि हमारे कई कैसे कैसे एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पर होते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 तरह में क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन जनरेशन, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जनरेशन। अब जनरेशन की बात करें तो जनरेशन में हमारा क्या होता है, हमारा फर्स्ट जनरेशन जिसे हम लोग 1G बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन 2G, थर्ड जनरेशन 3G, इसके आगे हमारा है फोर्थ जनरेशन हमारा। अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, बिल्ड अराउंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर लाइक 8085। 8085 हमने जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था सेकेंड ईयर में, Z80, सिंपल इन हार्डवेयर सर्किट विथ फर्मवेयर डेवलपमेंट इन असेंबली कोड। एग्जाम्पल में हमारा है डिजिटल टेलीफोन, कीपैड्स, स्टेपर मोटर कंट्रोल यूनिट। सेकेंड जनरेशन हमारा बात करें, सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, ये हमारा बिल्ड अराउंड होता है हमारा 16 बिट एंड 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर। और यहाँ पर अगर बात करें दे आर मोर कम्प्लेक्स पावरफुल देन 1G। अब हम सेकेंड जनरेशन में जा रहे हैं तो हमारे फर्स्ट जनरेशन से तो थोड़ा सा ये पावरफुल होगा ही। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है डाटा एक्विजिशन सिस्टम DAS। थर्ड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्ड अराउंड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ए न्यू कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर कंट्रोलर लाइक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। एग्जाम्पल अगर बात करें इसकी क्या होता है, रोबोटिक्स में हम लोग इसका यूज करते हैं, मीडिया में हम लोग इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेस कंट्रोल नेटवर्किंग, इसका हम थोड़ा सा और ज़्यादा यूज बढ़ गया यहाँ पर क्योंकि ये और ही हाई हो गया इसका। जो हम इसके अगर बात करें इसकी प्रोसेसिंग की, हर चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, उससे जो हमारा सेकेंड जनरेशन है उससे इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर। फोर्थ जनरेशन में हमारा क्या होता है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर हो गया। एग्जाम्पल अगर बात करें जो हमारे आज के स्मार्टफोन हैं, मोबाइल इंटरनेट डिवाइसेस हैं, तो ये क्या है हमारे फोर्थ जनरेशन में आते हैं। अगर बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा स्मॉल स्केल, हमारा मीडियम स्केल, हमारा लार्ज स्केल। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन बात किया था, तो आप यहाँ पर उसको भी दे सकते हैं। उसका एग्जांपल स्मॉल स्केल में हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर सकते हैं, मीडियम स्केल में हम सेकेंड थर्ड की बात कर सकते हैं, लार्ज स्केल में हम फोर्थ जनरेशन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे हो जाते हैं, स्केलेबिलिटी पे हम लोग यहाँ पर इसको क्लासीफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ इसको समझना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला हमारा आता है स्टैंड एलोन एम्बेडेड सिस्टम। स्टैंड एलोन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टैंड है, ये एक जगह पे क्या है, स्टैंड है। एज द नेम इम्प्लाइज स्टैंड एलोन सिस्टम नेटवर्क वर्क इन स्टैंड एलोन मोड।
जैसे हमारा एग्जाम्पल में बात करें, हमारे जो होते हैं LCD डिस्प्लेस होते हैं। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमारे क्या होता है डिजिटल कैमरा, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, DVD प्लेयर, ये सब क्या होते हैं हमारे स्टैंड। एक जगह पे हम लोग इसको रख देते हैं, वहीं पे जो भी वर्क करना होता है वर्क करता रहता है। और हम लोग यहाँ पर देखिए बैटरी का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर पावर कंजप्शन अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बिजली का बिल नहीं भरना है, पावर कंजप्शन बहुत ही बढ़ जाए, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अदर बैटरी से यूज करने वाले डिवाइसेस हैं उनसे ये ज़्यादा पावर कंजप्शन यूज भी करता है और उनसे ज़्यादा ये वर्क भी हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पर आया रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम की हमने पहले ही बात की। रियल टाइम में क्या होता है, हमें रियल टाइम वर्क मिलता है, यहाँ पर हमें कोई टाइम डिले यहाँ पर नहीं चाहिए होता। जैसे हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल में मिसाइल है, हमारा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, ये सब क्या होते हैं हमारे रियल टाइम सिस्टम होते हैं। यहाँ पर ये रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम इसे हम लोग कहते हैं। अब फिर हमारा आता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। इसमें बेसिकली क्या हमारा होता है, एम्बेडेड सिस्टम दैट आर प्रोवाइड विथ नेटवर्क इंटरफेस एंड एक्सेस बाय द नेटवर्क सच एज लोकल एरिया नेटवर्क लैन और इंटरनेट कॉल्ड एज ए नेटवर्क इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। बेसिकली हमारे जितने भी नेटवर्क से काम करने वाले डिवाइसेस होते हैं हम उसे यहाँ पर नेटवर्क इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस में रखते हैं। जो कि अगर एग्जांपल की बात करें कि हमारा क्या है, ए नेटवर्क प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, हमारा वेब कैमरा है, हमारे IoT एप्लीकेशंस होते हैं, जो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं नेटवर्क इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस में। यहाँ पर हमारा अगर बात करें चौथे पॉइंट की, जो हमारा मोबाइल डिवाइस आ गया। मोबाइल डिवाइस हमारा क्या है, मोबाइल डिवाइस सच ऐसे मोबाइल फ़ोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA, स्मार्टफोन्स, ETC आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ये हमारा मोबाइल सिस्टम एक अलग, मोबाइल डिवाइसेस एक अलग पार्ट्स में यहाँ पर बता दिया कि हमारा एक एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं ये स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ जो हमारा क्लासिफिकेशन होता था एम्बेडेड सिस्टम का। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है, एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी ये 10 नंबर में भी आता है। तो 10 नंबर में अगर आएगा तो हमें एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। अगर 10 नंबर में नहीं आता, 2 नंबर में आता है, तो हम केवल इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसको डायरेक्ट लिख देंगे, तो हमें वहाँ पर इजीली मार्क्स भी मिल जाएंगे। सबसे पहले की बात करें तो हमारा क्या है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे कैमरा हैं, कैमकॉर्डर है, जितने भी हमारे वीडियो कैप्चरिंग डिवाइसेस होते हैं। हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बात करें तो डिजिटल TV, DVD प्लेयर, सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग आजकल TV वगैरह देखते हैं ना, जो हमारे छत पे एक एंटीना जैसे लगा रहता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो उसके जो नीचे हमारा एक बॉक्स होता है जिससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेट टॉप बॉक्स होता है। वॉशिंग मशीन हमारा होता है, रेफ्रिजरेटर, ये क्या है, सब हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमारा होता है यूज़ एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ABS, जो हमारे आजकल बाइक में आता है। इंजन कंट्रोल, ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम, ये इंजन कंट्रोल यहाँ पर 2 बार पॉइंट दे दिया गया है। अब हमारे बात करें होम ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम। हमारा होम ऑटोमेशन में हमारा क्या है, एयर कंडीशनर हमारा है। अब यहाँ पर टेलीकॉम है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम है, हेल्थ केयर, बैंकिंग, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ये यहाँ पर आप दे सकते हैं। 5 आप यहाँ पर एप्लीकेशन अगर याद कर लेते हैं तब भी आपको यहाँ पर काफ़ी होता है। वैसे भी आपको इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वैसे भी अगर एम्बेडेड सिस्टम समझ गए कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर एग्जाम्पल अपने से वहाँ पर लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हुए हमारे एप्लीकेशन। इसके बाद हम अगर बात करें इसके जो एडवांटेज क्या होता है हमारे एम्बेडेड सिस्टम का, तो एडवांटेज क्या होता है, ये हमारा स्मॉल साइज में, इन्हांस रियल टाइम परफॉर्मेंस, ईजिली कस्टमाइजेबल फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। हम लोग इसको कस्टमाइज़ करते हैं हमें कोई स्पेसिफिक वर्क करने के लिए। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसका डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। भाई हम अच्छा काम अगर करवाएंगे तो वहाँ पर कॉस्ट तो बढ़ने वाला है। टाइम कंज्यूमिंग डिज़ाइन प्रोसेस, भाई टाइम भी थोड़ा बहुत ये ज़्यादा कंज्यूम करता है। एज इट इज़ एप्लीकेशन स्पेसिफिक, लेस मार्केट अवेलेबल। बेसिकली यहाँ क्या है, एक एप्लीकेशन जब स्पेसिफिक होता है, कोई एक काम को करता है, तो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबिलिटी भी इसकी कम हो जाती है। जब आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हैं, कोई एक जो स्पेसिफिक काम करने वाली कोई भी डिवाइसेस होती हैं जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत कम होती है। भाई एक स्पेसिफिक वर्क काम करता है तो लोग कम लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम मल्टी वर्क एक साथ कर सकें, हम ऐसे डिवाइस को वहाँ पर ढूंढते हैं, तो इसकी बिक्री कम होती है, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर कम होती है। अब हमारा जो एक पॉइंट आता है
बिल्ड प्रोसेस इन एम्बेडेड सिस्टम। ये होता क्या है, हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द प्रोसेस विच कन्वर्ट सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटेबल कोड इज कॉल्ड एज द बिल्ड प्रोसेस। बेसिकली हम लोग कोई सोर्स कोड देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, वो उसको जब कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, जो हमारा एग्जीक्यूट होता है हमारे सिस्टम में, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, बिल्ड प्रोसेस होता है। यहाँ पर दिया गया है एन एम्बेडेड सिस्टम वुड आल्सो यूज ए टूल सच एज कंपाइलर, लिंकर, लोकेटर एंड डिबगर टू परफॉर्म द इंटायर बिल्ड प्रोसेस। बेसिकली जब हमारा बिल्ड प्रोसेस परफॉर्म होता है तो वहाँ पर हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं, लिंकर का यूज करते हैं, लोकेटर का यूज करते हैं और हम यहाँ पर साथ ही साथ डिबगर का भी यूज करते हैं। हम यहाँ पर कंपाइलर, लिंकर, लोकेटर ये सबको बहुत ही डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग इसको फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको देखते हुए यहाँ पर नहीं चलेंगे। हम लोग बस यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपाइलर, लिंकर, लोकेटर। लेकिन हम लोग यहाँ पर डिबगर की बात करेंगे, डिबगर का एक पॉइंट आएगा, हम लोग इसको यहाँ पर डिबगर को डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दिया द बिल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व 3 स्टेप कंपाइलिंग, लिंकिंग, लोकेटिंग, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे लिंकिंग और हम कंपाइलिंग और हम यहाँ पर लोकेटिंग की बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इन एम्बेडेड सिस्टम, हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा होता है सेंसर, फिर हमारा एडी कन्वर्टर। एडी कन्वर्टर क्या होता है, हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। प्रोसेसर एंड ASIC। डीए हमारा क्या है, हम यहाँ पर ए से डिजिटल, डी में कन्वर्ट किए मतलब एनालॉग से डिजिटल किए। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। यहाँ पर हमारा मेमोरी होता है, हमारा यहाँ पर एक्चुएटर होता है। इनको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है सेंसर। सेंसर तो हम लोग नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि सेंसर क्या होता है, इट मेजर द फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। एडी कन्वर्टर हमारा क्या होता है, एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हमारे जो एनालॉग्स होते हैं उसको क्या करता है, डिजिटली कन्वर्ट करता है हमारे सिस्टम में। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर क्या हमारे कोई भी वर्क को क्या करता है, प्रोसेस करवाता है। जैसे हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हमारा प्रोसेसर होता है, जो हमारा CPU होता है वही तो हमारा क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर प्रोसेस द डाटा, मेजर द आउटपुट एंड स्टोर इट इनटू द मेमोरी। हमारे मेमोरी में जो भी डाटा होता है उसको स्टोर करता है। डीए क्या होता है, डीए क्या हमारा, ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब जब हमारा जो डिजिटली कन्वर्ट हो गया था, एनालॉग जो हमारा था, तो उसको प्रोसेस किया प्रोसेसर ने, तो अब क्या होगा कि उसको फिर से जो हमारा डीए कन्वर्टर होगा वो क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल डाटा फाइड बाय द प्रोसेसर टू एनालॉग डाटा। अब यहाँ पर एक ये एक्चुएटर क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। एक्चुएटर बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो गया, जितना भी हमने डाटा दिया उसने क्या किया, प्रोसेस किया, उसने आउटपुट दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, अब एक्चुएटर क्या करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो भी हमारा देगा यहाँ पर डीए कन्वर्टर से निकलेगा, उसको एक्चुएटर क्या करेगा, फिजिकल सिग्नल में उसको बदलेगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करता है। ये हमारे एक्चुएटर का वर्क होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर। हम लोग प्रोसेसर को सिलेक्ट करते हैं, हम किस बेसिस पे उसको सिलेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोसेसर क्या होना चाहिए, शुड ऑपरेट एट हायर क्लॉक स्पीड फॉर प्रोसेसिंग मोर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बेसिकली क्या है, हम कोई प्रोसेसर को चूज करते हैं तो हमें क्या होना, वहाँ पर हमारा टाइम कंजप्शन कम हो, उसकी क्या हो, स्पीड ज़्यादा हो, तो हम उस प्रोसेसर को चूज करते हैं। हाई कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटिंग। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा प्रोसेसर कंप्यूटिंग करता है, हमारे कोई भी हमारे मैथमेटिकल वर्क होते हैं, हमारा CPU को वर्क करता है, तो वहाँ पर क्या हमारा जो उसके परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वही देखकर हम क्या करते हैं, प्रोसेसर को सेलेक्ट करते हैं। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। बेसिकली हम लोग जो प्रोसेसर को वहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो हम उसके किन बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ऑप्टिमल पावर यूजेज, पेरीफेरल सपोर्ट, एडवांस प्रोसेसिंग एंड कॉस्ट। कॉस्ट भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हमारा काम अच्छा हो लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसा भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर और डिटेल में दिया गया है स्पीड एंड परफॉर्मेंस के बारे में। और यहाँ पर ये बेसिकली मैंने पहले ही बताया था आपको, ये एक तरह से एक बुक है, ये आपको यहाँ पर 35-36 पेज की एक पूरी बुक है। हम लोग यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, और हमने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है जिससे आपको एग्जाम में
पढ़ते समय कोई परेशानी भी नहीं होगी। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी हमारे क्या होते हैं, हमारा रोम, रैम। हमने इसको ही बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एम्बेडेड सिस्टम का, तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। मेमोरी इज़ ए फिजिकल स्टोरेज एलिमेंट और डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और ऑपकोड। हमारा जो डाटा होता है या हमारे इंफॉर्मेशन होता है, हमारे प्रोग्राम हम लोग जो करते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारा टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी हमारा क्या है, दो टाइप की हमारा वोलाटाइल मेमोरी जो हमारी रैम होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो हमारी रोम होती है। फिर वोलाटाइल मेमोरी जो हमारी रैम है उसको भी डिवाइड किया गया है, एस रैम, डी रैम, DDR रैम, EEP रोम, फ्लैश मेमोरी, SD कार्ड। ये हमारे क्या है, दोनों के यहाँ पर अलग अलग और यहाँ पर डिवीज़न किए गए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, बेसिकली हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने पहले बताया कि हम मेमोरी तो बहुत फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारा जब C प्रोग्रामिंग था वहाँ पे हमने मेमोरी अच्छे से पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं। वोलाटाइल मेमोरीज विल रिटेन द डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड टू मेमोरी डिवाइसेज। व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ द कंटेंट विल बी इरेज्ड फ्रॉम मेमोरी। बेसिकली आपने कई बार अपने सिस्टम में देखा होगा, जब आपका पावर ऑफ हो जाता है सिस्टम, तो आपके कोई भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो वो डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। वो कहाँ पर चल रहा होता है, वो रैम पे जब हमारा वर्क करता है वो डाटा हमारा वहाँ पर इरेज हो जाता है। तो हमारा वोलाटाइल मेमोरी में हमारी आती है रैम। रैम इज़ ए शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट इज एक्सेस्ड बाय प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट ऑल द एप्लीकेशन। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हम लोग इसको बोलते हैं, जो कि हमारी वोलाटाइल मेमोरी में आती है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा ये रैम का पार्ट है। ये हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा क्या है, इसी का रैम का एक डिवीज़न किया गया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन आता है, रैम और रोम में एक डिफरेंस पूछता है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, जो हमारा रोम होता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी विल रिटेन द कंटेंट व्हेन द पावर अप्लाइड to the memory devices is turned off. Using this memory, the stored data can be retrieved after restarting the system. आपके जो सिस्टम में, जो सेकेंडरी मेमोरी में, जो हमारे रोम में कोई भी डाटा होता है, वो पावर ऑफ होने में हमारा इरेज थोड़ी ना होता है, वही हमारा क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसके अगर डिवीज़न की यहाँ पर बात करें, हमारा यहाँ पर क्या होता है, EEP रोम होता है। यहाँ पर हमारे फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लैश मेमोरी इज़ ए नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी used in embedded system. It was invented by Toshiba in 1980. Based on EEP ROM technology, the stored data in the flash memory can be read much faster than the write operation. बेसिकली जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्टर होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस इसका किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, आपको इसका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर SD कार्ड दिया गया है। SD कार्ड क्या होता है, हम पहले ही अपने जो अब तो हमारे जो मोबाइल में होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा रोम आता है, 128 GB 256 होता है, 1 TB तक भी आता है। पहले क्या होता था, हम लोग SD कार्ड यूज किया करते थे, वो हमारे क्या हो, छोटी सी एक हमारी मेमोरी होती थी। हम लोग 16 GB 32 GB 64 GB ऐसा हम वहाँ पर परचेज करते थे और अपने डिवाइसेस में यूज करते हैं। अब तो बहुत से ऐसे मोबाइल आते हैं जिनमें SD कार्ड का ऑप्शन भी नहीं होता है। ये कहाँ पर देखिए यूज किया जाता है, लाइक मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरास, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। अब भी SD कार्ड हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे कैमरास होते हैं हम वहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए SD कार्ड यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ मेमोरी। हमने पहले देखा सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर, अब यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन ऑफ मेमोरी भी देखेंगे। द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेमोरी इज़ वेरी इसेंशियल स्टेप इन डिज़ाइनिंग एन एम्बेडेड सिस्टम। द डिज़ाइनर हैव टू चूज द बेस्ट मेमोरी फॉर दियर सिस्टम। द सिलेक्टेड मेमोरी डिवाइस शुड रिफ्लेक्ट द गोल ऑफ योर एम्बेडेड एप्लीकेशन। बेसिकली हम लोग मेमोरी का सिलेक्शन इसलिए बहुत ही ज़रूरी रखते हैं क्योंकि अब हमारा सिस्टम कोई है, हमें वहाँ पर डाटा बहुत ही ज़्यादा यूज करना है, तो हम वहाँ पर जो उसका मेमोरी का साइज़ होगा हम उसको ज़्यादा रखेंगे। हमें डाटा को बहुत ही स्पीडली रिट्राइव करना है, तो
तो हमें ऐसी मेमोरी रखना है जो उस डाटा को स्पीडली रिट्राइव कर सके। तो ये यहाँ पर क्या होता है, हम उसके बेस पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे फैक्टर दिए भी गए हैं, यहाँ पर क्या है फैक्टर, लिस्ट ऑफ फैक्टर। पहला आता है हमारा स्पीड, हमारी मेमोरी जो होनी चाहिए वो स्पीडली वर्क करनी चाहिए। लेटेंसी का मतलब यहाँ क्या हुआ, इट इज़ द टाइम बिटवीन इनिशिएटिंग द रिक्वेस्ट ऑफ डाटा अंटिल इट इज़ रिसीव्ड। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, जब हम कोई रिक्वेस्ट को इनिशिएट करते हैं और वो जब तक हमें रिसीव्ड होता है उसका जो टाइम होता है वो हमारा बहुत ही कम होना चाहिए। मतलब कि लेटेंसी हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारी टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना लगे, तो लेटेंसी का हम लोग वहाँ पर भी बहुत अच्छा रोल होना चाहिए। मेमोरी कैपेसिटी मतलब कि हमारा जो साइज़ होना चाहिए, स्टोरेज साइज़ होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर साइज़, अब साइज़ का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है कि साइज़ उसका जो डायमेंशन की साइज़ क्या है। जैसे आप देखते होंगे कि हम जब लैपटॉप में अपने जो मेमोरी यूज करते हैं उसकी जो साइज़ होती है वो थोड़ा सा स्मॉल होती है, लेकिन जब हम कोई सिस्टम बनवाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे CCTV कैमरास होते हैं, सेम स्टोरेज की जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारी HDD होती है, वो क्या होती है, उसका साइज़ वेरी करता है। साइज़ वेरी करता है तो उसका कॉस्ट भी वेरी करता है। तो इसलिए हमारा साइज़ भी वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें अगर कोई सिस्टम को स्मॉल बनाना है तो वहाँ हमें ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा और हमें वहाँ पर मेमोरी को जो साइज़ होगी हमें वहाँ पर छोटी रखनी पड़ेगी। पावर कंजप्शन, अब पावर भी कंजप्शन कम होना चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल डिवाइस है, यहाँ पर हम अगर हमारी जो मेमोरी है ज़्यादा पावर कंजप्ट करेगी तो हमें वहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। कॉस्ट, अब कॉस्ट भी अगर हमारा जो साइज़ होगा सब कुछ अच्छा मिलेगा तो कॉस्ट थोड़ा वहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन हम फिर यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइज़ हमें थोड़ा सा कम मिले लेकिन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा वेरी कर जाए, तो ऐसा भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जो एक क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, रैम एंड रोम में डिफरेंसेस। हम रैम एंड रोम की डिफरेंसेस फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं। इट इज़ ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ रीड ओनली मेमोरी, रीड एंड राइट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, ओनली रीड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, डाटा कैन लॉस्ट इन वोलाटाइल मेमोरी व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, डाटा कैन नॉट बी लॉस्ट इन नॉन वोलाटाइल मेमोरी व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। ये क्या होती है, हमारी वोलाटाइल होती है, ये हमारी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। इट इज़ फास्टर एंड एक्सपेंसिव मेमोरी। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल सिस्टम में, आपके लैपटॉप सिस्टम में रैम बहुत ही कम होता है क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारा रोम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन उसका प्राइस लो होता है। इट इज़ स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव, ये यहाँ पर चीज़ें दिया गया है। और बहुत से यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं। टाइप हमारे यहाँ पर बताया गया है, डी रैम, एस रैम, टाइप ऑफ रोम के बताया गया है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे रैम और रोम के यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारा दिया गया है एस रैम और डी रैम का डिफरेंसेस। इट इज़ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। The access time of SRAM is slow, the access time of DRAM is high. It use flip-flop to store the bit of information. It use capacitor to store each bit of information. यहाँ पर कैपेसिटर का यूज होता है, ये फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज होता है। इसका जो स्लो होती है ये हमारी स्पीड वर्क करती है। इसका हमारा ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मतलब ये स्टैटिकली वर्क करती है और ये हमारी यहाँ पर डायनेमिकली वर्क करती है। इट यूज इन कैचे मेमोरी, इट यूज इन मेन मेमोरी। द कॉस्ट ऑफ SRAM इज एक्सपेंसिव, द कॉस्ट ऑफ DRAM इज लेस एक्सपेंसिव। मतलब हमारी DRAM जो होती है वो सस्ती भी होती है, SRAM हमारी जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली भी यहाँ पर होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA। DMA हमारा क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, हम जितने भी टॉपिक इस यूनिट में पढ़ रहे हैं हम इनमें से सभी टॉपिक को मैक्सिमम अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है हम पढ़ते हैं फिर भूल भी जाते हैं, तो इसलिए हम सभी टॉपिक को पढ़ते चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एम्बेडेड सिस्टम, आप अगर समझ गए कि एम्बेडेड सिस्टम है क्या, तो और सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही ईजी लगेंगी कि यहाँ पर क्योंकि हमने सब चीज़ें बहुत पहले पढ़ चुका है। हमने DMA भी पहले पढ़ चुका है, हम DMA कंट्रोलर भी पहले पढ़ चुका है, मेमोरी भी पहले पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या सब चीज़ें यहाँ पर मैक्सिमम हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमें फिर से चीज़ें थोड़ा सा याद आएंगी। यहाँ पर अगर बात करें डिफिनीसन की, तो ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA इज एन ऑपरेशन इन विच डाटा इज कॉपीड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर
इन ए कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, CPU का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जब हमारा कोई भी डाटा का ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है। ये हुआ हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके एडवांटेज देखें तो यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है, जब हमारे CPU का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई भी मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है, डाटा यहाँ पर फास्ट ट्रांसफ़र होता है। और CPU एंड DMA रन कंकरेंटली अंडर कैचे मोड। अब CPU अपना दूसरा काम कर रहा है, DMA अपना डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर लिया, तो एक साथ यहाँ पर क्या हुआ, अपना वर्क कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वर्क भी जो होगा ज़्यादा इफ़िशिएंट होगा। तो ये यहाँ पर हुआ। DMA कंट्रोलर क्या हुआ, DMA कंट्रोल क्या होता है कि हमारे जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जब हो रहा होता है तो जितने भी वहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, जो परफॉर्मेंस होती है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कौन सी हमारी स्पेस में जो हमारा डाटा है उसको रिट्राइव करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, वो सब चीज़ों को क्या करता है, जो हमारा कंट्रोल करता है। यहाँ पर जैसे देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी, मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी टू मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या है, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर जितने भी कंट्रोल करने होते हैं वो हमारा क्या करता है, DMA कंट्रोलर करता है। अब यहाँ पर बात करें, जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो हमारा है यहाँ पर हाउ DMA एंड CPU यूज़ द बसेस। अब DMA और CPU एक साथ वर्क कर रहे हैं तो उन बस, लेकिन वहाँ पर क्या है, बस तो हमारे पास जो सिंगल बसेस हैं, तो वहाँ पर जब बस को यूज करना होता है तो वहाँ पर ये कैसे वर्क करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो हमारे यहाँ पर सिग्नल होते हैं, एक हमारा होता है होल्ड और एक हमारा होता है हाल्ड, HLDA। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे DMA को कोई वर्क करना होता है तो DMA क्या करता है, सेंड करता है एक सिग्नल कॉल्ड होल्ड टू CPU। उसके बाद हमारा CPU क्या करता है, द CPU विल रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग बैक द सिग्नल हाल्ड टू इंडिकेट द DMA दैट इट कैन गो अहेड टू यूज़ द बसेस। हम लोग यहाँ पर अगर एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कोई हमारा पहाड़ी रास्ता पतला सा है, वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा, दो तरफ अगर कोई कार होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कोई वहाँ पर लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर एक सिग्नल देते हैं कि भाई हाँ मैं आगे आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर रुक जाओ। जब ये बोलेगा कि भाई मैं आगे आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर रुक जाओ। अब क्योंकि यहाँ पर एक साथ दोनों तो पास हो नहीं पाएंगे मिडिल में, तो जब एक साथ पास नहीं हो पाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, सिग्नल उसी तरह वहाँ पर कोई अपना एक इंस्ट्रक्शन रखते हैं, कोई वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर कॉलिंग का भी यूज करते हैं, तो जिससे कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर दोनों एक साथ यहाँ पर ये आगे प्रोसीड कर गया, ये भी प्रोसीड कर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कोई नहीं पास कर पाएगा आगे, एक को आगे पीछे करना पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, DMA और CPU क्या करते हैं, दो सिग्नल एक दूसरे को भेजते हैं और उसके बाद एक वहाँ पर रुक जाता है, एक गो अहेड हो जाता है और अपना आगे वर्क करता है, बसेस जो हमारी होती हैं उनको यूज करता है। वाइल DMA इज यूजिंग द बसेस टू ट्रांसफ़र डाटा, द CPU सिटिंग आइडल। जब हमारा DMA डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बसेस को यूज करेगा, ये खाली बैठा रहेगा CPU। जैसे यहाँ पर होता है, भाई एक कार वाला है, अगर एक कार वाला यहाँ से जा रहा है तो एक यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, जब ये जाएगा तो ये रुक जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर क्या होता है, एक को यहाँ पर आइडल बैठना पड़ता है। जब यहाँ पर हमारा CPU यूज करता है तो DMA हमारा क्या करता है, खाली बैठा रहता है। ये यहाँ पर ऐसे हमारे यहाँ पर बसेस का यूज करते हैं DMA और CPU। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट मेथड। मेमोरी मैनेजमेंट मेथड में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और हम यहाँ पर टाइमर काउंटिंग डिवाइसेस भी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम लोग यहाँ पर मेमोरी का यूज कर रहे हैं, हम मेमोरी देख लें, एक मेमोरी होती क्या है, तो हम लोग उसका मैनेजमेंट भी तो करेंगे कि हमारा मेमोरी अच्छे से इस्तेमाल हो सके, हमें उसमें जो इफ़िशिएंट वर्क हो सके, हमारा जो डाटा हो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ ए मेथड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज ऑपरेशन बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग प्रोसेस। हमारे ये दो मेमोरी होती हैं, एक हमारी मेन मेमोरी होती है, हमारी डिस्क मेमोरी होती है। जब हमारा कोई प्रोसेस होता है, हमारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, तो वहाँ पर हम लोग उसको कैसे डाटा को कब हमें रिट्राइव करना है, कब हमें वहाँ पर रिस्टोर करना है, वो सब मैनेजमेंट वहाँ पर क्या होता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है। द मेन एम ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज़ टू अचीव इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी।
हम लोग कोई भी मैनेजमेंट करते हैं उस काम को ज़्यादा इफ़िशिएंट करने के लिए, उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़े, मिनिमाइज़ करना पड़े फ्रेगमेंटेशन इशू में। हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो जाता था, जिससे हमारा क्या हो जाता था, मेमोरी स्पेस काफ़ी खाली चली जाती थी। तो वही हमारा क्या, यहाँ पर हमें मिनिमाइज़ करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है मेमोरी का। टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी यहाँ पर होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर देखिए दो चीज़ दिया गया है, एक हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया है और एक हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब हमारा कोई CPU कोई एड्रेस जनरेट करता है, एन एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इज़ नोन एज लॉजिकल एड्रेस। जब हमारा कोई CPU एड्रेस को जनरेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और एक हमारा जो आता है फिजिकल एड्रेस स्पेस, ये क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। बेसिकली जो हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है, मान लीजिए हमारा कोई ये एक मेमोरी है, यहाँ पर कोई डाटा एक हमारा स्टोर है, तो उसका कोई ना कोई तो एड्रेस होता है। जब वो कोई एड्रेस हमारा पहले से वहाँ पर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। यहाँ पर कोई CPU एक नया एड्रेस नहीं जनरेट करता है, जो हमारा पहले से कोई डाटा होता है उसका कोई भी एड्रेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्वैपिंग। स्वैपिंग भी हम लोग फर्स्ट ईयर से C प्रोग्रामिंग में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा कब कौन सा प्रोग्राम स्वैप कर रहा है। वही वह चीज़ यहाँ पर भी बात की गई है। व्हेन ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इट मस्ट हैव रिसाइड इन मेमोरी। स्वैपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग ए प्रोसेस टेम्पोरली इनटू सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम द मेन मेमोरी विच इज फास्ट कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ए स्वैपिंग अलाउ मोर प्रोसेस टू बी रन एंड कैन बी फिट इनटू मेमोरी एट वन टाइम। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे एक हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पर हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मेन मेमोरी है, जहाँ पे हमारा कोई भी प्रोसेस वर्क कर रहा है। हमारा दो प्रोसेस हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक समय में एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक CPU में हम जानते हैं एक ही प्रोसेस एक साथ वर्क कर सकता है। अगर एक CPU हमारा वहाँ पर है, अगर हमारे वहाँ पर मल्टीपल CPU हैं तो हमारे मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर सिंगल CPU है तो हमारा प्रोसेस एक समय में एक ही वर्क होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमें कोई प्रोसेस को वर्क कराना होता है वो क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे CPU में यूजर स्पेस में हमारा क्या होता है, स्वैप्ड इन हो जाता है और दूसरा प्रोसेस हमारा स्वैप्ड आउट हो जाता है। जब हमारा वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वाला प्रोसेस स्वैप्ड इन हो जाएगा, हमारा ये वाला स्वैप्ड आउट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या होता है, एक समय में हम कई सारे प्रोसेस को वहाँ पर वर्क कराते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम जो कंजप्शन होता है वो हमारा वहाँ पर लेस हो जाता है। अब एक हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है टाइमर। टाइमर क्या होता है, टाइमर हम लोग वैसे भी जानते हैं टाइमर क्या होता है। ए टाइमर इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्लॉक विच यूज टू मेजर टाइम इंटरवल। हम कोई टाइम इंटरवल को मेज़र करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टाइमर का यूज करते हैं। फिर हमारा एक टॉपिक आता है काउंटर। काउंटर क्या होता है, काउंटर बेसिकली क्या करता है, किसी चीज़ को काउंट करता है। हमारे कोई पल्सेस हैं या हमारे कोई भी चीज़ को काउंट करता है, वो हमारा क्या होता है, काउंटर। ए काउंटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर इवेंट्स और प्रोसेस अकर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लॉक सिग्नल। हमारा कोई क्लॉक सिग्नल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना किसी भी प्रोसेस को काउंट करता है, कितने बार ये प्रोसेस हो चुका, कितने बार ये इवेंट हो चुका, उसको वहाँ पर क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसको अपना काउंट करता है, जिससे कि हमें जो भी वर्क कराना होता है हम काउंटर के थ्रू, टाइमर के थ्रू वहाँ पर प्रोसीड करते हैं। जैसे हमें कोई भी हम इंडस्ट्री में अगर देखें तो वहाँ पर क्या होता है, हम एक हमारे किसी भी पैकेट में या हम किसी बॉक्स में हमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीसेस रखना होता है, तो हम लोग वहाँ पर काउंटर का यूज करते हैं। जैसे भी काउंटर उस यूनिट को कंप्लीट करता है, हम उस बॉक्स को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा बॉक्स वहाँ पर यूज करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वॉच डॉग टाइमर। नाम से ही जैसे पता चल रहा है टाइमर क्या होता है, हमने टाइमर इससे पहले देखा कि हम एक टाइमिंग सेट करते हैं, हम वहाँ पर टाइमिंग को कंक्लूड करते हैं। तो वॉच डॉग यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जैसे हम लोग कोई कुत्ते पालते हैं, हम कोई भी सिक्योरिटी के लिए कोई डॉग्स वगैरह पालते हैं। बहुत से जो हमारे पालतू होते हैं, जो छोटे छोटे डॉग्स होते हैं, वो तो सिक्योरिटी में नहीं काम आते, लेकिन कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो हम लोग सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं। वहाँ पर क्या होता है,
कोई भी हमारे घर पे, कोई हमारे गेट पे प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर क्या होता है, वो डॉग हमें इन्फॉर्मेशन देता है, वो या तो उसको हमारा चोर घर में घुस रहा होता है तो उस पर वो हमला कर देता है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा जो सिस्टम होता है किसी भी प्रॉब्लम में आता है तो वो क्या करता है, सिस्टम को रीसेट करता है। तो यहाँ पर डिफिनीशन से अगर देखें, डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है, वॉचडॉग टाइमर इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर in microcontroller. Watchdog timer is used to generate a system reset if system get stuck somewhere, that is if system goes into endless loop of execution, watchdog timer will reset the system to come out of endless loop. हमारा जैसे कोई सिस्टम स्टक कर गया तो वहाँ पर क्या हो गया, ये एक हमारा सिस्टम को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। मान लीजिए हम कोई वर्क कर रहे हैं, हमारा कोई लूप वहाँ पर चल रहा है, अब पता चले ऐसा कोई लूप वहाँ पर हो जाए कि कोई हमारा वर्क कंप्लीट ही ना हो, 1 से 10 तक जा रही है, फिर 1 से 10 तक, फिर 1 से 10 तक, मतलब कभी हमारा वो लूप ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा वॉचडॉग टाइमर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस सिस्टम को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा और हमारा जो प्रोसेस होगा वो वहाँ पर क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दिया गया हाउ डज वॉचडॉग वर्क, ये कैसे हमारा यहाँ पर वर्क करता है। वॉचडॉग टाइमर इज बेसिकली ए काउंटर विच स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग 0 एंड रीच ए सर्टेन वैल्यू, इफ काउंटर रीच टू सर्टेन वैल्यू देन वॉचडॉग हार्डवेयर विल जनरेट ए वॉचडॉग रीसेट। बेसिकली हम लोग यहाँ पर काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। काउंटर हमने पहले देखा वो क्या करता है, काउंटिंग करता है। हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, कोई भी काउंटिंग 0 1 2 3 4 हम ऐसे ही यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। हम मान लीजिए कोई टाइम के लिए एक काउंटर हमने यहाँ पर फिक्स किया, मान लीजिए 95 हमने यहाँ पर फिक्स किया। ये काउंटर क्या होगा, जैसे ही 95 की यहाँ पर काउंटिंग पहुँचेगा ये क्या करेगा, एक हमारा यहाँ पर रीसेट जो सिग्नल होगा वो जनरेट करेगा और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम होगा वो हमारा क्या होगा, रीसेट हो जाएगा और हमारी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से ये टाइमर और काउंटर का हम लोग यूज करके यहाँ पर अपने सिस्टम को रीसेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर एक टॉपिक आता है, यहाँ पर दिया गया है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा रियल टाइम क्लॉक, RTCS। रियल टाइम क्लॉक, जैसे यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि रियल टाइम, हमारे जो टाइमिंग होनी चाहिए एक रियल होनी चाहिए। जैसे हम लोग अगर बात करें, हमारे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल में क्या होता है, हम लोग अपने मोबाइल को अगर पावर ऑफ करके भी रख दें, हम अगर 10 दिन के लिए रख दें, 15 दिन के लिए रख दें, लेकिन जैसा ही हम वहाँ पर पावर ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी जो टाइमिंग होगी, जो उसकी क्लॉक होगी वो अपने आप वहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। हम मोबाइल स्विच ऑफ कर, जैसे आपने देखा होगा पहले हम लोग जब मोबाइल कीपैड यूज किया करते थे वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर हम लोग अगर हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो वो जो हमारी वॉच की टाइमिंग होती थी वो हमारे पीछे हो जाती थी, हमको फिर से उसको रीसेट करना पड़ता था। लेकिन आज के जो स्मार्टफोन है उसमें हमारे जो टाइम होता है वो हमें रीसेट नहीं करना पड़ता। यही होता है हमारा जो रियल टाइम क्लॉक्स। यहाँ पर देखिए डिफिनीशन से क्या दिया गया है, रियल टाइम क्लॉक्स RTCS आर स्पेशलाइज्ड क्लॉक दैट रन इवन व्हेन पावर ऑफ। यहाँ पर वही बात की गई कि जब हमारा कोई भी पावर ऑफ हो जाता है तब भी यहाँ पर ये क्या करता है, वर्क करता है। क्रूशियल इन वेरियस सिस्टम, दे मेंटेन एक्यूरेट टाइम डेट फंक्शनिंग फॉर ईयर विथ मिनिमल पावर। मिनिमल पावर में ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे जो टाइम को है, हमारे डेट को है, हमारे उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। RTCS आर एसेंशियल इन कंप्यूटर एम्बेडेड सिस्टम एंड डाटा लॉगर्स। डाटा लॉगर्स बेसिकली क्या होता है, हम लोग कोई डाटा को जब हम किसी में चीज़ में स्टोर करते हैं वहाँ पर टाइम की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, किस डेट को हम उस डाटा को स्टोर किए थे, किस टाइम को स्टोर किए थे। तो वहाँ पर क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा टाइमिंग वहाँ पर करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। दियर एक्यूरेसी, लो पावर कंजप्शन एंड ऑफलाइन फंक्शनलिटी मेक देम इंडिस्पेंसेबल इन मॉडर्न टेक। इसकी जो हमारी पावर, लो पावर कंजप्शन है, एक्यूरेसी है, इसकी ऑफलाइन जो फंक्शनलिटी है, ये हमारे जो रियल टाइम क्लॉक को और ही ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, जिसका हम लोग इसको यूज भी करते हैं। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ RTCS। जो हमारे रियल टाइम क्लॉक होती हैं उनके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स होते हैं, हम यहाँ पर कोई डाटा को इंटर कर रहे हैं, हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम और डेट की हमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमें कोई टाइम हमारा वहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम है, डाटा लॉगर हमने पहले बात किया, जब हम कोई डाटा को यहाँ पर ये दिया गया RTCS प्ले क्रूशियल रोल इन डाटा लॉगिंग डिवाइस विच नीड टू रिकॉर्ड एग्जैक्ट टाइम व्हेन डाटा इज कलेक्टेड। दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर दिया गया है टाइप ऑफ रियल टाइम क्लॉक्स। इसके यहाँ पर टाइप्स भी दिए गए हैं, क्या क्या टाइप होते हैं।
अब यहाँ पर हमारा बैटरी बैग हम वहाँ पर बैटरी यूज कर रहे हैं जिससे कि हमें उसको पावर मिल रहा है, वो हमारा रियल टाइम क्लॉक है। हम वहाँ पर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर भी एक तरह से क्या है, हमारी एनर्जी को स्टोर करता है, उसके थ्रू हम यहाँ पर वर्क करते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पर है क्रिस्टल रियल टाइम क्लॉक। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है इन सर्किट इवेल्युएटर। इन सर्किट इवेल्युएटर बेसिकली क्या होता है? एन इन सर्किट इवेल्युएटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू डिबग द सॉफ्टवेयर of embedded system. It was historically in form of bound out processor which has many internal signal brought out for the purpose of debugging. These signal provide information about the state of प्रोसेसर। बेसिकली अगर इसको सिंपल भाषा में बात करें तो इन सर्किट इवेल्युएटर क्या होता है, एक तरह से डिवाइस होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हमारे सिस्टम में, हमारे एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया जाता है। कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, कोई हमारी वहाँ पर एरर्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये फाइंड करता है, उसको क्या करता है, डिबग करता है। हम लोग यहाँ पर डिबगिंग ही पढ़ेंगे कि डिबगिंग यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट इज़ डिबगर, डिबगर क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ए डिबगर इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। ये आइडेंटिफाई कर लिया हमारा यहाँ पर कौन सा कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर कौन सा है, और उसको करेक्ट भी करता है। कॉमनली नोन एज बग इन ए प्रोग्राम। In context of embedded system, a debugger is specifically designed to work with a constraint and intricacies of embedded hardware। इसका बेसिकली ये जो वर्ड है थोड़ा सा पढ़ने में भी टफ है। इसका बेसिकली मतलब होता है क्वालिटी। कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ पर हमारा होता है लिमिटेड। यहाँ पर क्या हुआ, ए डिबगर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू वर्क विद ए लिमिटेड एंड क्वालिटी ऑफ एम्बेडेड हार्डवेयर। अब बात करें यहाँ पर इसके टाइप्स की, तो इसके 3 टाइप्स यहाँ पर होते हैं हमारे इन सर्किट डिबगिंग। दूसरा हमारा होता है हार्डवेयर डिबगिंग, और तीसरा हमारा होता है फर्मवेयर डिबगिंग, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर डिबगिंग भी बोलते हैं। इन सर्किट डिबगिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमारे कोई भी सर्किट में कोई प्रॉब्लम, कोई एरर होता है, वो वहाँ पर क्या करता है, उस एरर को फाइंड करता है, उसको क्या करता है, रिजॉल्व करता है। हार्डवेयर डिबगिंग क्या होता है, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी होते हैं हमारे सिस्टम में, जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम में, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, वो बेसिकली 3 चीज़ों के बन के बनता है। हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा RTOS था। यहाँ पर क्या हुआ, हार्डवेयर में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी एरर होगा, उसको क्या करेगा, उसको डिबग करेगा। हमारा सॉफ्टवेयर में क्या होगा, सॉफ्टवेयर में हमारा कोई भी डिबग होगा, उसको क्या करेगा, डिबगिंग करेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको क्या करेगा, डिबग करेगा, उसको रिजॉल्व करेगा। तो ये हमारे क्या होता है, डिबगिंग होता है। यहाँ से हमारा जो यूनिट होता है वो कंप्लीट होता है। हम यहाँ पर पहले ही बताया था कि हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको और ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी टॉपिक ऐसा हो जहां पर आपको ना समझ में आया हो, उसको भी आप वहां पर बताएं, जिससे मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस उस पर और ज़्यादा डिटेल में बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही काफ़ी है तो वो भी अपनी राय रखिएगा। जैसा मेरे को ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ का दिखेगा, मैं उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करूँगा और आगे के जो यूनिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्क करूँगा। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है यूनिट 1 ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब अगर बात करें कि ये नोट्स आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा गूगल पे। वहाँ पर आपको डालना होगा www.extramarkslibrary.com। जैसे ही आप extramarkslibrary.com डालेंगे और इंटर करेंगे, आपको ये एक पेज खुलेगा। ये पेज में आपको दिखेगा लाइब्रेरी में होम, अबाउट, और ब्रांचेस। इसको आपको नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट जाना है नोट्स पे। नोट्स पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपको अभी तक जो भी नोट्स मैंने अपलोड कर चुके हैं वो यहाँ पर शो कर रहा होगा। अभी मैंने UHV और एम्बेडेड सिस्टम यूनिट 1 का यहाँ पर अपलोड किया है। आप यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम का यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और आपको ये नोट्स यहाँ पर यूनिट 1 की आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आप यहाँ से ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर सीधा इस हमारी वेबसाइट की लिंक से भी वहां पर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।